हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस आज के वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। कंपनी का नाम जैसे आप देख सकते हो कि आज मैं जो स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं ना, वो बहुत ही जानी मानी कंपनी का नाम टाटा स्टील। ये वीडियो के अंदर मैं टाटा स्टील का पूरा फंडामेंटल आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं जो ये स्टॉक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स भी शेयर करने वाला हूं। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं मेरे हर वीडियो के अंदर बोलता हूं ना कि आपको ये जो टेक्निकल लेवल्स मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं ना, ये सारे लेवल को आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन इसीलिए करना है कि आपको कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट लेवल के बारे में पता चले, इसके रेजिस्टेंस लेवल के बारे में पता चले। मतलब ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं टाटा स्टील कंपनी का जो ओवरव्यू है ना, बिजनेस का ओवरव्यू है, कंपनी का कारोबार क्या है, ये भी आपके साथ ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। मेरी चैनल पर नए हो और ये वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो ना, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टाटा स्टील कंपनी के पूरा टू द डिटेल एनालिसिस अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि सबसे पहले मैं ना कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा, तो हम पहले करने वाले हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने वाले ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का मार्केट कैप। तो नियर टू 1,67,800 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर है। मतलब ये जो कंपनी है ना, स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। अब स्टील इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे इसके कंपटीटर्स है, बट ये सारे कंपटीटर के अंदर मैं अगर मार्केट शेयर के बेस पर बात करूं ना, तो ये टॉप मोस्ट कंपनी के अंदर कहलाई जाती है। मतलब इतना बड़ा मार्केट शेयर है। जैसे भी आपको पता भी है कि टाटा स्टील निफ्टी 50 का एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा और बहुत सालों से एक पार्ट ऑलरेडी है, राइट। सो सबसे पहले हमने बात किया मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो 1,67,800 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो अभी देखने जाए ना, तो स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो 59 है। मतलब मैं बोलूं ये थोड़ा तो हायर साइड पर है। हायर साइड पर इसीलिए है कि अगर आपको 1 रुपये, मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं 1 रुपये कमाना है ना, अर्निंग करनी है ना, तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? एज ऑफ नाउ 59 रुपीज देने पड़ेंगे, जो थोड़ा एज कंपेयर टू जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं, जो इतने कंपटीटर्स हैं, वहां पर थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हाई है। वो हाई इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर यही स्टॉक पी जो 59 का है ना, उसकी कंपैरिजन में इंडस्ट्री पी, इंडस्ट्री मतलब जैसे कि आप जान सकते हो कि इंडस्ट्री मतलब मैं स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो इंडस्ट्री पी तो 29 के अराउंड है। मतलब ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि हाफ है। अभी जो है ना इंडस्ट्री पी, वो हाफ है। मतलब हाईएस्ट लेवल पर ये पर्टिकुलर कंपनी का पी चल रहा है और इंडस्ट्री वहां पर बहुत सस्ता मिल रहा है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि पी रेशियो थोड़ा यहां पर आपको हाई देखने को मिलेगा। ROCE जो चौथा पैरामीटर यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हो कि 7% के आसपास का है। आइडियली अगर देखने जाए ना, आइडियली जो नॉर्मली फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं पता है कि आइडियली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नियर टू 15% से 20% के आसपास कहीं ना कहीं होना चाहिए, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हाफ है। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जहाँ पर इक्विटी की बात आती है वहाँ पर कितना रिटर्न देता है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर अगेन 6.5% के आसपास, और ये भी बहुत ही, मैं बोलूँ बहुत ही कम है। कम इसलिए है कि एनालिस्ट भी वही बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो 20% के आसपास तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये दोनों चीज़ें, ये दो पैरामीटर है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों पैरामीटर के बेस पर ये स्टॉक मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि आपको उतना आउट परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। उसके साथ साथ अगर आप कंपनी के डेट की बात करो, मतलब लायबिलिटीज की बात करते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेटली यहां पर मैंने लिखा हुआ है 99,300 करोड़ का पूरा यहां पर डेट है। देखो ये सारे डेटा जो मैंने पहले लिए ना, वो पहले क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये सारे डेटा मैंने एक ऑथेंटिकेट वेबसाइट है जिसका नाम है मनी कंट्रोल, और दूसरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्क्रीनर, राइट।
ये स्क्रीनर और मनी कंट्रोल से डेटा लिए हुए, मतलब डेटा की ऑथेंटिसिटी के ऊपर मुझे तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है। सो 99,300 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर डेट है। अगर करने का अर्निंग पर शेयर देखूँ ना, तो अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल। 2 रुपए के आसपास का यहाँ पर कंपनी का ईपीएस देखने को मिल रहा है। अगर यही ईपीएस की कंपैरिजन में विद इन द सेम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री के अंदर और कंपनियों का करने जाऊँ ना, तो आपको सबसे कम मतलब ईपीएस आपको देखने को मिलेगा टाटा स्टील का देखने को मिलेगा। हाई बीटा स्टॉक बोला जाता है। हाई बीटा स्टॉक मतलब यहां पर कंपनी के जो स्टॉक का बीटा निकल के आया ना, वो 1.44 है। आइडियली क्या बोलते हैं पता है, 1.44 का मतलब है कि ये हाई वॉलेटाइल है। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, मतलब मूवमेंट जो आएगी ना स्टॉक के अंदर वो बहुत ही ज्यादा आएगी। आइडियली बोले जाते हैं ना कि बीटा कितना हो जाना चाहिए पता है, आइडियली बोलते हैं कि बीटा आपका 1 के आसपास होना चाहिए। 1 के आसपास इसीलिए बोलते हैं कि जहां पर आपको ना उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है ना उतनी कम वॉलेटिलिटी है। और लास्ट में जो प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक का निकल के आया है वो 1.86 के आसपास का यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आया हुआ है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेस पर हमने फंडामेंटल्स को कहीं ना कहीं स्टडी करने की कोशिश की। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सेल्स ग्रोथ। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं ना, तो पिछले 10 साल की अगर बात करें तो कंसिस्टेंटली 4% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। 10 साल का डेटा यहां पर लिया हुआ है और 4% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। अगर यही चीज में अगर आपको पिछले 5 साल की बात करूं, तो पिछले 5 साल के अंदर कहीं ना कहीं 8% से ही सेल्स ग्रोथ में आपको इंक्रीज होता हुआ या बढ़ोतरी होती कंसिस्टेंटली दिख रही है। और पिछले 3 साल के अंदर अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करो तो यहां पर आपको कितना देखने को मिल रहा है, 14% के आसपास का ही सेल्स ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ के साथ साथ में अगर आपके साथ स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूं, मतलब स्टॉक प्राइस जो है ना वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना बढ़ रहा है, अगर मैं बात करूं तो पिछला 1 साल तो आप देख सकते हो कि जहां पर ये स्टॉक ने -6% का रिटर्न दिया हुआ है। -6% मतलब आप समझ सकते हो कि आपने 1 साल में तो ये टाटा स्टील के अंदर कोई पैसा नहीं बनाया हुआ है। पिछले साल की बात करते हैं, राइट, पिछले 3 साल की बात करते हैं तो 4%, नियर टू कुछ भी नहीं बोला जाता है, मतलब एफडी आपको 7% का रिटर्न देती है और आपका सेविंग अकाउंट भी आपको 3.5% के आसपास का रिटर्न देता है। तो स्टॉक प्राइस का अगर CAGR पिछले 3 साल का और 1 साल का बोलूं तो आपको कहीं ना कहीं यह इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है। बट अगर वही चीज को मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन से देख लूं ना, मतलब 5 साल का CAGR स्टॉक प्राइस देखूं तो 25% से कंसिस्टेंटली उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर 25% से ग्रोथ दिया हुआ है। और थोड़ा हमारा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, होराइजन बढ़ा देते हैं, तो पिछले 10 साल के अंदर मैं मानता हूं तहां तक 14% से हर साल ये स्टॉक प्राइस ने आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी मूवमेंट दी हुई है। सो दोनों पैरामीटर, सेल्स ग्रोथ, राइट, सेल्स ग्रोथ के पैरामीटर से आपको कुछ उतना इंपॉर्टेंट मतलब स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो स्टॉक प्राइस है ना वो CAGR के बेस पर अगर आप देखने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर रहा है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर यहां पर कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। सो सेल्स ग्रोथ एक और फंडामेंटल मतलब फैक्टर था और प्राइस CAGR वो भी एक अच्छा फंडामेंटल फैक्टर था। फंडामेंटल को जानने के बाद अब जानने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू कैसा है, कंपनी का कारोबार क्या है। तो आप जैसे देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है कि टाटा स्टील इज लिमिटेड इज एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी विच वाज सेट अप इन समवेयर अराउंड 1907। 1907 के अंदर मैं मानता हूं कि 100 साल से ऊपर की कंपनी है, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है इंडिया की, और इंडिया छोड़ो एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी थी। कंपनी का कारोबार क्या है, द कंपनी हैज प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जहां जहां भी आपको स्टील का यूज होते हुए दिखता है ना, जहां जहां पर आप कंस्ट्रक्शन देख लो, ऑटोमोबाइल देख लो, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप देख लो जहां पर स्टील का यूज होता है वहां पर आप टाटा स्टील को मौजूद पाओगे। मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग आयरन ओर एंड कोल टू प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं
प्रोडक्शन भी करते हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ उनका डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार भी है, एंड प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर डायरेक्टली वो लोग बेचते हैं, माइनिंग से लेकर मतलब सभी इंडस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ पर देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चरल के अंदर आएगा। एग्रीकल्चरल के जो पार्ट्स होते हैं ना, जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर का हो गया या कुछ भी हो गया, वहां पर आपको स्टील जहां जहां यूज होता है ये पर्टिकुलर कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ऑटोमोटिव के अंदर आ गया, कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर आ गया, कंज्यूमर गुड्स के अंदर आ गया, एनर्जी एंड पावर के अंदर आ गया, इंजीनियरिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग, ये सारी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जहां पर आपको ये पर्टिकुलर कंपनी अपना कारोबार करते हुए देख सकते हैं। और मैं बोलूं मतलब ये कंपनी कोई पुरानी कंपनी नहीं है या कोई नई कंपनी नहीं है, मतलब हर एक जगह पर सबसे अगर ऑथेंटिकेट स्टील प्रोडक्ट आपको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन के या डायरेक्ट सर्विसेज के अंदर, कहीं ना कहीं टाटा स्टील इज अ ट्रस्टेड नेम, एकदम ट्रस्टेड नेम है। सो कंपनी का कारोबार और भी है, और भी मैं बताऊं आपको कंपनी का कारोबार क्या है, देखो। और अगर मैं बोलने जाऊं ना तो कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ 250 डिस्ट्रीब्यूशन एंड 20,400 प्लस डीलर, कहीं ना कहीं 250 से भी ज्यादा उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और उसके साथ साथ यहां पर लिखा हुआ है 20,400 प्लस उनके पास क्या है, डीलर्स है, जो स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर टाटा स्टील के जो स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना वो बेचते हैं। 100% फ्लीट्स आर कवर्ड बाय व्हीकल ट्रैकिंग एंड 95% डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया आर कवर्ड। कहीं ना कहीं 100% मतलब जहां जहां पर ट्रांसपोर्टेशन पहुंच सकता है ना, जहां जहां पर, वहां पर उनकी ये पर्टिकुलर सर्विसेज या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना स्टील रिलेटेड वो पहुंच जाती है। किसी भी गांव ले लो, किसी भी शहर ले लो, कोई भी जगह ले लो, आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मौजूद मिल जाएगी। प्लस 95% यहां पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट भी इंडिया के जितने भी है ना उसमें से 95% डिस्ट्रिक्ट यहां पर कवर हो चुके हैं। द कंपनी हैज स्पेंड नियर टू 8,650 करोड़ ऑन कैपेक्स इन HY, मतलब पिछले साल कहीं ना कहीं उन लोगों ने 8,650 करोड़ के आसपास का कैपेक्स किया था। द 5 मेट्रिक टन पर एनम एक्सपांशन एट कलिंगनगर एंड 0.75 MTPA एक्सपांशन प्रोजेक्ट इन पंजाब आर अंडर इंप्लीमेंटेशन। दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जहां पर पंजाब और कलिंगनगर के अंदर कहीं ना कहीं ये दोनों प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पर रखा हुआ है। नॉट ओनली इन इंडिया, ये खाली इंडिया की बात नहीं है, यहाँ पर इंडिया के साथ साथ आप देख सकते हो कि टाटा स्टील एंड द यूके गवर्नमेंट एंटर इनटू अ जॉइंट एग्रीमेंट टू इन्वेस्ट इन द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग एट अ पोर्ट टैलबोट साइट विद अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 1.25 बिलियन यूरो। 1.25 बिलियन यूरो इंडियन गवर्नमेंट और टाटा स्टील और यूके गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं एक MOU साइन हुआ है, which is considered to be as a one of the biggest deal of this particular कंपनी। सो कंपनी का कारोबार ऐसा मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा थे ना जो कंपनी के कारोबार से जुड़े हुए थे वो डेटा आपके साथ मैंने शेयर किए। जल्दी से शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला यहां पर देख सकते हो आपके प्रमोटर के पास नियर टू 33% जितना प्रमोटर होल्डिंग यहां पर है। शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर के पास है, मतलब जो फाउंडर है, जिन्होंने कंपनी का शुरुआत किया था, जो प्रमोटर्स है, उनके पास अभी भी 33% का स्टेक अवेलेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नियर टू 18.5%, मतलब 18.5% का स्टेक FII पे नहीं यहां पर रखा हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अभी भी इन्वेस्टेड है यहां पर। अगर मैं डोमेस्टिक बात करूं, डोमेस्टिक के अंदर मैं बात करूं तो अपने जो घरेलू म्यूचुअल फंड है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या जो फंड हाउसेस है, उन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली 23.5% का कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि उनके पास एक शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल है। और आप और मेरे जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, 24% कुछ लोग ऐसे हैं, 24% लोग ऐसे हैं जहां पर पब्लिक का होल्डिंग ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर है। मतलब बाइफर्केशन करने जाए ना तो बाइफर्केशन के अंदर FII भी होल्ड करता है, DII भी होल्ड करता है, पब्लिक भी होल्ड करता है और प्रमोटर। पर हाँ, एक चीज थोड़ा मुझे नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूंगा, पर मेरे लिए थोड़ा कंसर्न ये है कि प्रमोटर का हिस्सा यहां पर है ना 50% से भी कम का हो चुका है। तो वो थोड़ा बहुत यहां पर एक बोलते हैं ना कि भाई वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि भाई हाँ प्रमोटर ने अपना हिस्सा कम कर दिया है, धीरे धीरे ग्रेजुअली किया है, बट वो ग्रेजुअली हिस्सा कम करने से शेयर होल्डर के ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता है। तो ये चीज को थोड़ा यहां पर मेरे लिए ऑलवेज बोलते हैं ना कि भाई प्रमोटर्स, मुझे कब कॉन्फिडेंस आएगा पता है किसी भी कंपनी के ऊपर? मुझे तब भी कॉन्फिडेंस आता है जब प्रमोटर का हिस्सा अगर मिनिमम 50% तो होना चाहिए, पर मैं बोलूं कहीं ना कहीं 70% के आसपास का अगर प्रमोटर का हिस्सा है ना तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है।
कि अच्छी कंपनी है, प्रमोटर अच्छा है, बट इट्स ओके, ये बहुत सालों पुरानी कंपनी है, मतलब आप देख सकते हो ना कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, तो प्रमोटर का हिस्सा यहाँ पर आपको 33% कुछ उतना कंफ्यूजन या उतना मिसलीड करने वाला नहीं दिखेगा, बट हाँ जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगी। कुछ अदर डेटा के बारे में बात कर लें जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला डेटा यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो 52 वीक हाई एज वेल एज ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई दोनों प्राइस थी ना वो 184 रुपए के आसपास की थी, 184.60 रुपीज टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो उसकी 52 वीक हाई है और ऑल टाइम हाई भी वही प्राइस निकल के आई है। उसके सामने उसकी जो 52 वीक प्राइस है ना वो लो प्राइस, 52 वीक लो प्राइस कहीं ना कहीं 122 रुपए के आसपास है। और अगर मैं ये दोनों प्राइस की कंपैरिजन करंट मार्केट प्राइस के आसपास चलूं ना, तो करंट मार्केट प्राइस मुझे लग रहा है कि यहां पर 130, 131, 132 के आसपास की कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस चल रही है। तो देखो अपनी करंट मार्केट प्राइस से नियर टू 27.48% दूर है अभी भी जो 52 वीक हाई लगाया था। 52 वीक हाई लगाया था 184 का, अपने करंट प्राइस से नियर टू मैं बोलूं 28% की दूरी अभी भी है 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो 52 वीक जो लो 122 रुपए का है वो टच करने की कागार पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक आ चुका है। वहां पर आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 9% ही अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां पर दूर है अपने 52 वीक लो लगाने से। मार्केट बहुत करेक्ट हो चुका है। जब ये 184 रुपए जो प्राइस लगाया था ना, तब निफ्टी ऑलमोस्ट 26,300 के आसपास की थी। आज जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली जो नियर वाली प्राइस है ना, वहां पर आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑलमोस्ट 23,000 मैं मान के चलता हूं कि 23,000 के आसपास 22,800 से लेकर 23,200 के बीच में कहीं ना कहीं झूला खा रहा है। तो ये 9% और 27% कहीं ना कहीं 52 वीक हाई और 52 वीक लो से कहीं ना कहीं दूर अभी है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा ये है, कहता है टाटा स्टील इज अप बाय 2.41%। ये डेटा है ना पिछले एक महीने का डेटा है। अगर पिछले एक महीने के डेटा की बात करो ना तो निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। निफ्टी का रिटर्न क्या था? नेगेटिव कितना था? यहां पर लिखा हुआ है 1.45% निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न था। बट कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है ना टाटा स्टील, पिछले एक महीने के अंदर आपको 2.41% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब कॉन्ट्रास्ट है ना, निफ्टी डाउन हो रही है तब कहीं ना कहीं पिछले एक महीने के डेटा को कंपेयर करने जाऊं ना तो टाटा स्टील ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक और डेटा भी जानना यहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला डेटा क्या है पता है? सबसे पहला डेटा यह है कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं भाई? खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, स्टेक बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? सो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया फ्रॉम 10.62% टू 11.69% इन दिसंबर क्वार्टर। जो दिसंबर वाला जो थर्ड क्वार्टर एंड हुआ ना, थर्ड क्वार्टर, वहां पर थर्ड क्वार्टर एंड होने से पहले जो म्यूचुअल फंड के जो स्टेक था ना वो टाटा स्टील के अंदर सभी मतलब जितनी भी एएमसीज हैं, जितनी भी स्कीम्स है, कहीं ना कहीं टाटा स्टील ने जब जिन लोगों को इंक्लूड किया ना उसकी बात कर रहा हूं। सो उसका स्टेक पहले 10.62% का था। जिन लोगों ने पिछले क्वार्टर दिसंबर वाले क्वार्टर में कहीं ना कहीं नियर टू 1%, थोड़ा 1% से ज्यादा है बट मैं बोल सकता हूं कि 1% जितना स्टेक यहां पर बढ़ाया हुआ है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स कम हो चुकी है। पहले कितनी थी? 62 थी, अब कितनी हो चुकी है? 60। कुछ ऐसे दो एएमसीज हैं, जो ऐसी दो स्कीम्स हैं जिन्होंने टाटा स्टील के शेयर को बेच दिया है पिछले दिसंबर 2024 के क्वार्टर के अंदर। एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया हुआ है। दिसंबर क्वार्टर जो एंड हुआ ना उसके टाइम पर उनका जो एफआईआई का होल्डिंग था वो 19.25% का था, जो अभी आपको 18.53, मतलब एफआईआई ने भी आप देख सकते हो कि नियर टू 0.75% जितना अपना स्टेक कम कर दिया हुआ है। सो देखो एफआईआई तो कम कर रहा है, उसके सामने डीआईआई ने कुछ अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। बट कहीं ना कहीं दो ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे जिन्होंने जो पिछले क्वार्टर में 62 थी, अभी यहां पर आपको 60 देखने को मिलेगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके लिए जानना जरूरी था। अब बात करते हैं बिग शार्क पोर्टफोलियो। बिग शार्क मतलब आप समझ सकते हो मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके पास टाटा स्टील का बहुत बड़ा स्टेक अवेलेबल है। जैसे हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात की ना, उसी तरह से यहां पर बिग शार्क को इसलिए जानना जरूरी है कि ऐसे बड़े बड़े नाम है जहां पर टाटा स्टील के अंदर उन लोगों ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो देखो सबसे पहला बिग शार्क यहां पर है एसबीआई ग्रुप। एसबीआई ग्रुप ने ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर नियर टू
3.58% का स्टेक ऑलरेडी रखा हुआ है। उसके साथ साथ एक और कंपनी है HDFC ग्रुप, जिन्होंने यहां पर 1.82% का स्टेक रखा हुआ है। और गवर्नमेंट पेंशन फंड है जिन्होंने टाटा स्टील स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं 1% का स्टेक यहां पर ऑलरेडी रखा हुआ है। ये बिग शार्क पोर्टफोलियो इसलिए जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने ये स्टॉक के अंदर अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसके साथ साथ मैं आपको एक सीजनलिटी एनालिसिस भी दिखाऊं। सीजनलिटी एनालिसिस ये बोलता है कि पिछले 16 साल की बात करते हैं, मतलब 16 साल मतलब मैं मान के चलता हूं कि 2009 से लेकर अभी तो हम फरवरी महीने के अंदर है, बट ये जो डेटा है ना वो स्पेसिफिकली मैं मार्च महीने की बात कर रहा हूं कि मार्च महीना जब आएगा ना, अभी फरवरी के बाद जो मार्च सीरीज शुरू होगी, वहां पर पिछले 16 साल में से कुछ 5 साल ऐसे थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 16 साल में से कुछ 5 साल ऐसे थे जहां पर टाटा स्टील ने नेगेटिव रिटर्न दिया। मार्च महीने की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली मार्च महीने के अंदर। और मैं फिर से वो 2009 से ही गिनना शुरू करूं ना, तो कुछ 16 साल में से 10 साल ऐसे थे जहां पर टाटा स्टील ने एक पॉजिटिव रिटर्न आपको कमा के दिया हुआ है। और एक साल बीच में ऐसा आया था जहां पर मार्च महीने के अंदर ना प्रॉफिट था ना लॉस था। मतलब सीजनलिटी एनालिसिस तो थोड़ा बहुत ये इंडिकेशन देता है कि मार्च महीना जब शुरू होगा ना, तो डेटा के मुताबिक टाटा स्टील कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिटर्न देने की क्षमता रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि कुछ 16 में से 11 साल तो ऐसे थे जहां पर शेयर होल्डर्स ने कुछ ना कुछ या तो एज इट इज रहे, मतलब ब्रेक इवन पर रहे, या कुछ ना कुछ अच्छा कमाया था। कुछ 5 ही साल ऐसे थे जहां पर शेयर होल्डर ने अपना पैसा गंवाया था, स्पेसिफिकली मार्च महीने के अंदर। अब लास्ट में आपके साथ मैं बात करूंगा टेक्निकल लेवल्स की, रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है और सपोर्ट लेवल कहां पर आ रहा है। देखो ये जो डेटा लेके आए हो ना, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन इसलिए करना है क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आएगा तब आपको क्या करना है आपको आइडिया जाएगा, और सपोर्ट लेवल पर आपको क्या करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं ना, तो सबसे पहला बड़ा रेजिस्टेंस जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से लेकर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस चल रहा है, वो प्राइस है 139 की प्राइस है। उसके बाद 139 की प्राइस को क्रॉस करने के बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा ना, वो 152 रुपीस का आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और जो तीसरा रेजिस्टेंस आप देख सकते हो कि 152 की प्राइस को भी अगर क्रॉस कर रहा है ना, तो तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए 170 रुपीस का है। और चौथा रेजिस्टेंस तो मैं नहीं बोल सकता, पर जो ऑल टाइम हाई प्राइस है ना 184 रुपीज एंड 60 पैसा, शायद उसको क्रॉस करने के बाद ही ये स्टॉक आपको 200 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। क्यों बहुत टाइम लगेगा? क्योंकि उसके लिए यहां पर 200 रुपए तक पहुंचने के लिए उनके पास एक 4 हर्डल है। पहला 139 के ऊपर, दूसरा 152 के ऊपर, तीसरा 170 और चौथा प्राइस है वो 184 का है। जैसे मैं आपके साथ ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं ना, उसी तरह से ये बहुत बड़े दो सपोर्ट लेवल लेके बैठा हुआ है। सबसे बड़ा पहला सपोर्ट लेवल यहां पर आपको दिखेगा 124 रुपए के आसपास का। और अगर ये 124 रुपए का भी सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करता है और कंसिस्टेंटली नीचे जाता है, तो दूसरा सपोर्ट लेवल आपको जानने को मिलेगा या देखने को मिलेगा, वो है 106 रुपए का। सो आपके साथ 3 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट लेवल ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ मैंने शेयर किए, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाए कि हाँ भाई ये सपोर्ट लेवल आया तो अभी आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है, आपको डिसाइड करना है। अगर रेजिस्टेंस आता है तो क्या करना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, या और परचेस करना है कि और सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और एक नया रेजिस्टेंस आएगा वहां तक आपको वेट करना है। सो ये सारे डिसीजन आपको ही लेने हैं, बट उसके लिए आपको ये सपोर्ट लेवल और ये रेजिस्टेंस लेवल को कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरा काम हो गया। टाटा स्टील का स्टॉक एनालिसिस पूरा डिटेल में आपके साथ मैंने समझा दिया, शेयर कर दिया है। अभी आपको एक ही काम करना है, हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल भाषा में आसान तरीके से आपको ये टाटा स्टील के स्टॉक का एनालिसिस मैंने समझा दिया हुआ है। सो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ, हो सके ना उतने लोगों के साथ ये स्टॉक का एनालिसिस शेयर कर दो, क्योंकि टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो हर एक के पोर्टफोलियो के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और उन सबका क्वेश्चन मार्क यही निकल के आया हुआ है कि टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर करे तो आगे क्या करे, और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल से जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।